अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। रात भर वो कैब के बारे में सोचती रही। वो ज़ियाद के लिए हाँ नहीं कह सकती थी क्योंकि कैब ने उसे उलझा रखा था। क्या वो इसमें दिलचस्पी रखता था? फिर वो क्यों चाहता था कि खुद को माला से दूर कर दे? वो किससे भाग रहा था? जब तक उसका जहन क्लियर ना हो वो कैसे ज़ियाद से एक नया ताल्लुक बना सकती थी? अगली सुबह सफूरा का फोन आ गया। वो लाहौर आ चुकी थी और अपनी अम्मी के घर थी। उसने माला से वहीं आने को कहा। वो भी उससे अपने घर में ही मिलना चाहती थी। उसे खुल के सफूरा से बात करनी थी। वो कैब की कजन थी। वो इसे माला से बेहतर तौर पर जानती थी। वो सफूरा के घर पहुंची तो दोपहर रोशन थी। मुलाजिम इसे सीधा ड्राइंग रूम में ले आया। वो अंदर दाखिल हुई तो सफूरा वहीं बैठी थी। माला को हैरत हुई। वो इसे लेने बाहर नहीं आई, न वो इससे मिलने के लिए उठी। बस उसने सर उठा के तैयार सी माला को देखा, जो गुलाबी चिकनकारी की लंबी कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। सफेद ट्राउजर्स के साथ सफेद हील्स पहने वो बाल खोले फ्रेश सी लग रही थी। सफूरा इसके बरक्स थी। इसकी आंखें सिर्फ और गीली थी। बैठो माला, हमें बात करनी है। कुछ गलत था। इस सारे मंजरनामे में कुछ गलत था। कुछ जो वो नहीं चाहती थी। क्या किया है कैफ ने? गुलाबी लिबास वाली लड़की एक सोफे पे बैठ गई। इसकी सब आंखों में उलझन थी। इसके भूरे बाल चेहरे के दोनों तरफ में गिरे थे, जिन्हें वो कान के पीछे नहीं अड़स रही थी। सफूरा, तुम ठीक हो? सफूरा चुपचाप उसे देखने लगी। उसने रफ सा लिबास पहन रखा था और वो बिना मेकअप के थकी थकी सी लग रही थी। और एक वेल ड्रेस्ड, हमेशा टिप टॉप से रहने वाली वर्किंग वूमन थी। हार्ड कोर फेमिनिस्ट। वो इतनी बुझी बुझी क्यों थी? माला, मुझसे गलती हो गई है। वो बोलने लगी तो नजरें गोद में रखे हाथों में थी। मुझे कैफ को कभी तुम्हारे पास जॉब नहीं दिलवानी चाहिए थी। क्या किया है कैफ ने? कैफ ने हम दोनों को धोखा दिया है। सफूरा ने गीली आंखें उठाई। इनमें अफसोस भी था और गुस्सा भी। माला हथेलियां दाएं बाएं सोफे पर रखे किनारे पे यूं बैठी थी जैसे गैर आरामदा हो। क्या मतलब? कैसा धोखा? कैफ 3 माह पहले मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा कि मैं उसे तुम्हारे पास जॉब दिलवा दूं क्योंकि उसने किसी से सुना था कि तुम्हें गार्ड की जरूरत है। वो सन्नाटे में रह गई। उसको कैसे मालूम था? मैंने भी यही पूछा लेकिन उसने बात गोलमोल कर दी। और माला, मैं उस वक्त तक इतनी थक चुकी थी हर दूसरे हफ्ते एक नया गार्ड तुम्हारे पास भेज भेज के कि मैंने उसे हाँ कह दी। मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। सफूरा की आंख से आंसू टपका। वो सांस रोके सुन रही थी। कैब को कैसे मालूम कि मुझे गार्ड चाहिए था? क्योंकि उसे किसी ने कहा था कि वो मेरे जरिए तुम्हारे पास जॉब हासिल करे। सफूरा ने भीगी आंखों से उसे देखा। एक माहिर फरीद नामी अमीर आदमी। उसके दिल पे किसी ने जोर से मुक्का मारा, ऐसे कि तकलीफ सारे बदन को काटे गई। माला ने बेयकीनी से नफी में सर हिलाया। ये नहीं हो सकता। माहिर फरीद तो मेरा ताकुबकार है। कैफ उसके लिए काम करता रहा है। नहीं, माहिर फरीद ने इसे मजबूर किया कि वो मेरे पास आए और मुझे कहे कि मैं इसकी सिफारिश तुमसे करूं। माला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। वो अपनी जगह से उठी और ड्राइंग रूम की खिड़की के सामने आकर रुकी। वहां मखमल के ऊंचे पर्दे नफासत से बंधे थे। बाहर लॉन नजर आ रहा था जिसकी घास धूप में झुलस रही थी। यानी तुम ये कह रही हो कि कैफ मेरे पास माहिर फरीद के कहने पे जॉब कर रहा था? उसे यकीन नहीं आ रहा था। सफूरा ने जवाब नहीं दिया। माला इसी तरह बेयकीन से बोलती गई। वो इतना अरसा मेरी जासूसी करता रहा। वो मेरे बारे में माहिर फरीद को रिपोर्ट करता रहा। ये कैसे हो सकता है? उसे लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। नहीं माला, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और एक अजीब सा लम्हा था। कशवाला चौंक के अपने दोस्त की तरफ मुड़ी। मगर तुमने कहा कि उसने माहिर फरीद के कहने पे मेरे पास जॉब की। माला, अगर वो माहिर फरीद के कहने पे तुम्हारे पास नौकरी करता और तुम्हारी जासूसी करता तो हाँ, कभी ना कभी मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसने ये नहीं किया। क्या कह रही हो सफूरा? सफूरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आई एम सॉरी माला। क्या किया है कैफ ने? उसने मुझे कहा कि मैं उसको तुम्हारे पास जॉब इंटरव्यू के लिए भेजूं। मैंने भेज दिया, लेकिन कशवाला का सांस जहां था वहीं रुक गया। लेकिन कैफ तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए नहीं गया। इस अजीब से लम्हे में कशमाला मुबीन की सारी दुनिया थम सी गई। मेरा कजन कैफ जमाल तुम्हारे पास कभी नहीं आया माला। उसने कभी तुम्हारे पास जॉब नहीं की। तुम कैफ जमाल से कभी नहीं मिली। सफूरा ड्राइंग रूम के दरवाजे तक गई और किसी को अंदर आने का इशारा किया। कशमाला की नजर चौखट की तरफ उठ गई। वहां एक नौजवान चला आ रहा था, खुश शक्ल लेकिन दरमियाने कद का। माथे पर बिखरे बाल, चेहरे पर बड़ी शेव, पैरों में मुटियाले सफेद जोगर्स। इसका सर झुका हुआ था। ये मेरा कजिन कैफ जमाल है। सफूरा बोली तो आवाज में गुस्सा भी था और दुख भी।
کشمالہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیف نہیں ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ وہ مخمل کے پردے کے ساتھ جا لگی۔ یہ کیف نہیں ہے۔ اس اجنبی نوجوان نے پشیمانی سے سر اٹھایا، اس کے چہرے کو نہیں جانتی تھی۔ یہی کیف ہے، میرا کزن کیف۔ پھر وہ کون تھا؟ وہ جو 1.5 ماہ میرے گھر میں رہا، وہ جو میرے اتنے قریب رہا، وہ کون تھا؟ وہ بولی تو اس کا چہرہ سفید پڑا تھا، شوق، خوف، بے یقینی۔ چند لمحے کے لیے ہم اس ہوٹل سویٹ میں ہوئی ملاقات کی طرف جاتے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک تیسری بات بتاتا ہوں کیف جمال۔ ماہر فرید کی آواز میں سختی ڈر آئی۔ وہ کیف کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارے خیال میں اتنے پرسنل معاملے کے لیے میں تم جیسے لوزرز کو کیوں ہائر کروں گا؟ اس طرز تخاطب پہ کیف جمال کے کانوں کی لوئیں سر ہوں۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو چاہیے۔ درست۔ ماہر فرید نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کیف نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ناکام اور مقروض انٹرپرینیور تھا، ایک عام سا فوٹوگرافر جسے ہر کوئی لوزر کہتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کیا تھا جو ماہر فرید کو چاہیے تھا؟ سوچ کیا نہیں سمجھ میں آیا، اب میں بتاتا ہوں۔ ماہر فرید بولا تو اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ تمہارے پاس؟ وہ رکا، توقف کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ سفورہ کے کزن کیف جمال کا سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ سوائے تمہارے نام کے۔ مجھے صرف تمہارا نام چاہیے۔ ماہر فرید بہت دیر بعد مسکرایا۔ لکی نے اسٹرا سے کافی پیتے بیربل نے لقمہ دیا۔ میرا نام؟ کیف متحیر رہ گیا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے پاس جاب کرنی ہوگی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا۔ کیا میں نے ایسے کہا؟ مالک؟ ماہر نے مالک کو دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم اپنی کزن سے بات کرو گے، اسے جاب کے لیے راضی کرو گے۔ جب وہ تمہیں اس لڑکی کے پاس جانے کو کہے گی تو تم مجھے بتاؤ گے اور میں تمہاری جگہ کسی اور کو وہاں بھیجوں گا۔ بالآخر کیف جمال کی سمجھ میں سارا معاملہ آنے لگا۔ ان کو صرف اس کی شناخت چاہیے تھی۔ مجھے کیوں نہیں؟ کہ تم ایک لوزر ہو اور رہو گے۔ میں اتنا اہم کام ایک لوزر سے نہیں کروا سکتا۔ میں کسی ایسے شخص کو وہاں بھیجوں گا جو مضبوط اعصاب کا ہوگا، اسٹریٹ سمارٹ، جس کو انسانوں کے چہرے پڑھنے آتے ہوں گے۔ وہ ایسی باتیں سن سکتا ہو جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی، اور جس پہ میں اعتماد کرتا ہوں گا کیونکہ اس کا اپنا بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوگا۔ اور تم کیف جمال یہ کام نہیں کر سکتے، اسی لیے گھر جاؤ۔ اور اس اپنے بھاری ہاتھ سے کیف کا کندھا تھپکا۔ اور 2 ماہ تک میری دی گئی مراعات سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولا۔ تم نے پوچھا تھا کہ تم 2 ماہ کے بعد اس لڑکی کی جاب کر سکتے ہو یا نہیں، تو یہ میرا جواب ہے، تم اس کی جاب نہ پہلے کرو گے نہ بعد میں وہاں کسی اور کو بھیجوں گا۔ تھوڑی دیر بعد کیف جمال روپوں کا پیکٹ لیے وہاں سے نکلا تو اس کے کندھے ہلکے تھے۔ اسے اگلے 2 ماہ کچھ نہیں کرنا تھا، صرف ماہر فرید کی دی گئی دولت انجوائے کرنی تھی۔ زبردست! انسان کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے، اس کی شخصیت نہیں۔ جو انسان ہمیں اپنا جو نام بتاتا ہے ہم اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ خود کو کیف جمال کہلوانے والا نوجوان اس وقت ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا۔ اس نے کشمالہ کے جانے کا انتظار کیا اور ایک دفعہ پھر سے ڈومیسٹک فلائٹس کے بورڈ کو دیکھا۔ میں کسی ایسے شخص کو وہاں بھیجوں گا جو مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا۔ پھر اس نوجوان نے سر پہ پی کیپ پہنی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف سمت میں چلنے لگا۔ وہ ڈومیسٹک فلائٹ والے حصے کی طرف نہیں جا رہا تھا جو سمارٹ ہوگا، اسٹریٹ سمارٹ، جس کو انسانوں کے چہرے پڑھنے آتے ہوں گے۔ پی کیپ والا نوجوان چلتے ہوئے بار بار وقت دیکھتا تھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ سامنے انٹرنیشنل فلائٹس کا بورڈ چمک رہا تھا۔ جو وہ باتیں سن سکتا ہو جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ سیکیورٹی سے گزرنے کے بعد اب ایئر لائن کاؤنٹر کی طرف آ رہا تھا۔ مطلوبہ کاؤنٹر کے سامنے چند قطاریں بنی تھی۔ اس نے رک کے دیکھا، اکانومی کلاس، بزنس کلاس۔ وہ سیدھا بزنس کلاس کی طرف بڑھ گیا، اور جس پہ میں اعتماد کرتا ہوں گا۔ بورڈنگ پاس لے کر وہ پاسپورٹ کنٹرول تک آیا اور اوورسیز پاکستانیوں، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کاؤنٹر پر جا کے رکا۔ اپنی باری آنے پہ اس نے FIA کے آفیسر کی طرف اپنا نیا پاسپورٹ بڑھایا، کیونکہ اس کا سب میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوگا۔ آفیسر نے شیشے کی کھڑکی کے پار سے پی کیپ والے نوجوان کا چہرہ دیکھا اور پھر پاسپورٹ پکڑا۔ برطانوی شہری۔ اب آفیسر روٹین کے بیکار سوالات پوچھ رہا تھا۔ کیمرے میں دیکھیں۔ نوجوان نے کیپ اتار دے ایک سنجیدہ نظر کیمرے پر ڈالی۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتایا۔ وہ اسی سنجیدگی سے پلک جھپکے بنا بولا، ماہر علی فرید۔ آفیسر نے بورڈنگ پاس دیکھنے کے باوجود پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ استنبول۔ کیوں؟ گھر ہے وہاں میرا، اب جاؤں؟
लहजे का उखड़पन वाज़िह था। ऑफिसर ने एक नापसंदीदा नज़र उस पर डाली और पासपोर्ट स्टैम्प करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो जहाज के अंदर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। जब जहाज टेक ऑफ कर गया और नीचे फैला लाहौर छोटा दिखाई देने लगा, तो टर्किश एयर होस्टेस ने आके एक दफा फिर पूछा, क्या मैं आपको वेलकम ड्रिंक ऑफर कर सकती हूँ? पहले टर्किश कहवा, फिर ठीक आधे घंटे बाद एस्प्रेसो डबल शॉट। उसने संजीदगी से हुक्म दिया और पैर लंबे करके फुट रेस्ट पे रख लिए। फिर फूड ट्रे पर लैपटॉप सेट किया और स्क्रीन रोशन की। सामने यूजर अकाउंट का नाम नजर आ रहा था, कैफ। कैफ को क्लिक करते हुए उसने दूसरे हाथ से मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज टाइप किया। ज़ारा, मैं फ्लाइट में हूँ, सुबह ऑफिस में मुलाकात होती है। चंद हजार किलोमीटर दूर इस्तांबुल के डिस्ट्रिक्ट बेशिकताश के एक इलाके लेवंत में एक इमारत के कॉर्नर ऑफिस में जारीना फरीद अपनी पावर चेयर पर बैठी थी। लैपटॉप सामने खुला था और वो माहिर का मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने इंटरकॉम उठाया और अपनी इयररिंग पे उंगली फेरते हुए रिसीवर में बोली, शबनम, माहिर बे वापस आ रहे हैं, स्टाफ को इत्तला कर दो। उसका चेहरा दमक रहा था। गुलाबी लिबास वाली लड़की सफेद चेहरा लिए सोफे के किनारे बैठी थी। वो पलक तक नहीं झपक पा रही थी। कैफ जमाल सामने कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। वो एक आम सा नौजवान था, एक लूजर। जो आदमी कैफ बन के आपके पास आया वो खुद माहिर फरीद था। इस फिक्रे की बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही थी। जब कल तुमने फोन पे बताया कि तुम कैफ से मिली हो तो मैं तो खटक गई, क्योंकि कल एक फैमिली फंक्शन पे कैफ हमारे साथ था, वो फोटोग्राफी कर रहा था। मैं इसी वक्त कैफ के पास गई और फिर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सफूरा ने उसका चेहरा इसकी तरफ मोड़ा। इसकी आंखों से बेबसी भरे गुस्से के अंगारे निकल रहे थे। बताओ सब माला को। वो गुमसुम सी उस असली कैफ जमाल को देख रही थी। वो बिल्कुल भी इस कैफ जैसा न था। मैं एक सुबह उठा तो एक आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा था। कैफ जमाल ने अपनी कहानी का आगाज किया। उसके पास यह कहानी घड़ने के लिए 3 माह का वक्त था। जब कभी यह मामला खुलेगा उसे मालूम था कि उसे क्या कहना है। लंबी काले शीशों वाली कार। उसने गन पॉइंट पे मुझे कार में बिठाया और एक होटल ले गया। वहाँ एक लग्जरी स्वीट में उसने मेरी मुलाकात माहिर फरीद से करवाई। वह साकित से सुन रही थी। माहिर फरीद खतरनाक आदमी था, एक साइकोपैथ है। इनके साथ चंद और गार्ड्स भी थे जिनके पास पिस्तौल और राइफल्स थी। मैं डर गया था। तुम डर गए थे या तुमने उनसे पैसे लिए हैं? सफूरा अभी तक उसे मशकूक नजर से देख रही थी। आपा? कैफ जमाल ने चेहरा उठा के बेबसी से उसे देखा। अगर मैंने पैसे लिए होते तो मेरी हालत बदली हुई नजर आती। फिर तुमने अपने कर्जे कैसे अदा किए? वही बता रहा हूँ। वहां पहुंचा तो इस आदमी माहिर फरीद ने कहा कि उसने मेरे कर्जे अदा कर दिए हैं, बदले में मुझे उसको अपनी शनाख्त देनी होगी। उनके पास गन्स थी आपा। वो खौफनाक लोग थे। मैं डर गया था। मैं क्या करता? खौफ, हरासा कर देने वाला एहसास कशमाला को अपनी लपेट में लेने लगा। वो खतरनाक आदमी इतने दिन इसके करीब रहा, अगर उसे कुछ हो जाता। उसने मेरा आईडी कार्ड वगैरह ले लिया। फिर बाद में मैंने आपको जो अपनी सीवी भेजी थी उस पर तस्वीर नहीं थी। कशमाला चौंकी। उसे याद आया उस सीवी पे कैब जमाल की तस्वीर नहीं थी। मगर कैब माहिर के पास सब कुछ था, आईडी कार्ड, हर चीज। सब कैब के नाम पे उसकी तस्वीर के साथ था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं भी तुमसे मिलने नहीं आ सकी इतना अरसा। पहले दुबई, फिर थाईलैंड चली गई। सफूरा अफसोस से कह रही थी। कैब ने शर्मिंदगी से उसे देखा। आप एंटरप्रेन्योर्स की जिन ट्रेड्स पे दुबई और थाईलैंड गई थी, इन पे आपको माहिर फरीद की कंपनी ने भेजा था। सफूरा ने चौंके से देखा। क्या मतलब? इसके सफेद बालों वाले मैनेजर ने मुझे बताया था, उन्होंने अपनी एक शेल कंपनी की तरफ से वो रिट्रीट्स अरेंज करवाई थी। सफूरा सदमे से बैठी रह गई। और मैं समझी मैं इतने काबिल हूँ कि मुझे खुद अप्रोच किया गया है। सफूरा ने माथे को छुआ, फिर गुस्से से कैफ को देखा। और तुम इतने जलील इंसान हो कि जब मैं वापस आई तो मुझे कॉल करके कहते रहे कि कशमाला मेहमानों से चिढ़ती है, इसलिए उसकी वालिदा को देखने ना आए। तुम सिर्फ मुझे माला से दूर रखना चाहते थे ताकि तुम्हारा पोल ना खुले। उन्होंने मुझे धमकाया था। माहिर फरीद ने कहा था वो मेरी क्या, मेरे पूरे खानदान की जान ले लेगा। मैं क्या करता? तुम इसको लूजर कहती थी सफूरा। वो खोए खोए से लहजे में बोली। वो कुछ भी था मगर वो लूजर नहीं था। और उसे एक एक करके सब याद आने लगा। उसके पास ब्रांडेड चीजें होती थी, हर चीज महंगी थी। वो हर वक्त एयरपोर्ट लगाए काल पे होता था। वो बहुत काम करता था और वो बहुत कम सोता था। वो खुद को छुपा नहीं सकता था। मुझे शक होता था, लेकिन वो इतना मेहरबान था सफूरा के। उसकी आंखें भीगने लगीं। वो अभी तक शौक में थी कि मुझे लगा वो बुरा आदमी नहीं है। वो अपना ऑफिस रिमोटली मैनेज कर रहा था।
कैफ जमाल धीरे से बोला। उसके पास इतना वक्त था। वो सीईओ था। सीईओ वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट करते हैं, यानी कम वक्त में काम करते हैं। उसने तुम्हें क्यों हायर किया? तुम्हारे अंदर कौन से ख्वाब के पड़ लगे थे कैफ? सफूरा बेटा गुस्से से कैफ को देख रही थी। कैफ ने सिर उठा के उसे देखा। मेरे नाम की वजह से। कैफ, इस नाम में ऐसा क्या खास है? इसके बाप का नाम था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो बस शक तक उसे देख रही थी। मैंने उसे गूगल किया था, उसके इंटरव्यूज मुझे मिल गए थे, लेकिन वो इसने बाद में हटवा दिए। उसने अपना सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि क्यों। अब समझ आया, वो खुद गार्ड बनने जा रहा था। मगर कशमाला की सुई इस एक जगह अटक गई थी। कैफ उसके बाप का नाम था, वही बाप जिसको इसने एक्सीडेंट में मार दिया। जो एक्सीडेंट में मरा वो इसका सौतेला बाप था। उसका असल बाप उससे कई साल पहले ब्रेन ट्यूमर से मरा था। उसका नाम कासिम फरीद था, कासिम अली इम्तियाज फरीद। उसके नाम के पहले हरूफ जोड़ो तो कैफ बनता है। कैफ उसकी कंपनी का नाम भी है। माहिर फरीद 2 साल पहले अपने बिजनेस छोड़ के इस्तांबुल चला गया था। उसने वहां पे कैफ नामी कंपनी बनाई थी। जैसे शहजादे किसी जमाने में अपना तख्त ताज छोड़ के चले जाते थे। इसके इंटरव्यू में लिखा था कि वो 3,000 अफराद की कंपनी बनाना चाहता है, और जो इसने खुद शुरू की हो, ना कि उसके बाप के पैसे से बनी हो। वो इस बात पे चौंकी। आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगा था। उस यकीन की तकलीफ बहुत ज्यादा थी। वो खतरनाक आदमी है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके पास एक एल्बम था जिसमें लड़कियों की जख्मी तस्वीर थी। मैंने कहा ना, एक साइको है। और कैप तेजी से कह रहा था। और उसके होटल स्वेट की शीशे की खिड़की पे हर तरफ आपकी तस्वीर लगी थी। वो आपको अरसे से स्टॉक कर रहा था। वो इसकी बात सुन रही थी या शायद नहीं सुन रही थी। बस सोफे की गद्दी को मुट्ठियों में भेंचे बैठी थी। वो कुछ बना रहा था, किसी बिजनेस प्लान पे काम कर रहा था, उसे याद आया। मगर नहीं, वो कुछ और बना रहा था। फिर वो चौंकी। माहिर फरीद, वो क्या है? वो काम क्या करता है? उसकी आवाज आहिस्ता थी। वो आर्किटेक्ट है, मुमार। और इस एक लम्हे में सारे पजल के टुकड़े एक साथ फिट बैठते गए। वो इमारतें बनाता है, यूनिक इमारतें। कैफ उसकी आर्किटेक्चरल फर्म है। वो अपने ऑफिस से 3 माह की छुट्टी पे आया था, क्योंकि उसे एक खास इमारत बनानी थी। मुझे इसके मैनेजर ने बताया था। वो आर्किटेक्ट था। और माही कहती थी जनूनी आर्किटेक्ट सिर्फ स्याह और सफ़ेद पहनते हैं। उनके लिए सुरमई जोन कुछ नहीं होता। पिछवाला ने चेहरा दोनों हाथों में गिरा लिया। आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। सब झूठ था, सब फरेब था। इसे जिंदगी में किसी इंसान से इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी माहिर फरीद से हुई थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कैफ। उसने दिल ही दिल में उस कैफ को पुकारा जितने अरसा इसके करीब रहा। और गुज़श्ता रोज फ्लाइट में बैठे लैपटॉप पे काम करते माहिर फरीद ने रुक के जीप से ठंडी खटाई निकाल के देखी तो इसके चेहरे पे एक जख्मी तासुर बिखर गया। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे कभी माफ न करो माला। उसने किनारों से टूटी हुई खटाई वापस जेब में डाल दी। हर टूटी चीज जुड़ने के काबिल नहीं रहती।